हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 11 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी के पार्ट सी को कवर करेंगे। इसके पहले हम लोग पार्ट ए पार्ट बी कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट सी बात करता है अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी का करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 163 ऑफ बीएनएसएस। तो जो हम सीआरपीसी में सेक्शन 144 पढ़ते थे, जो प्री और मेंस दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट होता था, वो अब सेक्शन 163 है बीएनएसएस में, और ये सेक्शन में फिर प्री और मेंस दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। सेक्शन 163 बात करता है जहाँ पर मैजिस्ट्रेट के द्वारा ऑर्डर दिया जाना ज़रूरी है प्रिवेंट करने के लिए किसी न्यूसेंस को या फिर एप्रीहेंडेड डेंजर को। यहाँ पर अर्जेंट नीड है कि जो न्यूसेंस है, ऐसे होने की आशंका है कि हो सकता है या फिर हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए जो इमीडिएट नेसेसरी है, जो एमरजेंसी है, उसके लिए ऑर्डर पास किया जा रहा है। यूजुअली यहाँ से प्री में क्वेश्चन बनता है कि किस मैजिस्ट्रेट के पास पावर है सेक्शन 144 के अंदर ऑर्डर पास करने की। तो अगर अब क्वेश्चन आएगा सेक्शन 163 ऑफ बीएनएसएस के अंदर किस मजिस्ट्रेट के पास पावर है, तो डीएम, एसडीएम और वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशली एम्पावर्ड किया गया है, तो उनके पास पावर है। यूजुअली प्री में ये क्वेश्चन बनता है। या फिर इनिशियली कितने दिन तक के लिए ये ऑर्डर पास किया जा सकता है, तो दो मंथ के लिए किया जा सकता है, और इसे फर्दर भी एक्सटेंड किया जा सकता है 6 मंथ के लिए। ये हम पढ़ेंगे इस सेक्शन में। तो हम इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं रेलेवेंट केस लॉज के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में भी हम लोग केस डिस्कस करेंगे। तो अनुराधा बसिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया कि जो ये प्रोविज़न है 144 ऑफ सीआरपीसी मतलब 163 ऑफ बीएनएसएस, ये बैलेंस बनाता है राइट्स पर और रिस्ट्रिक्शंस पर। मतलब कि हमारे पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू मूवमेंट का राइट है ना, राइट टू एसोसिएशन फॉर्म करने का राइट है। तो उस क्योंकि कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है और उस पर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन कवर हो जाएगा। मतलब अगर ऑर्डर ऐसा पास होता है कि लोग असेंबल नहीं होंगे एक जगह पर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी के अंदर या सेक्शन 163 ऑफ बीएनएसएस के अंदर, तो वो जो रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है वो क्या हो जाएगा, वो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन होगा फंडामेंटल राइट पर। क्यों? क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है, कोई इमरजेंसी है, कोई डेंजर हो सकता है, इसलिए लगाया जा रहा है। तो इस केस में यही बोला गया कि मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो बैलेंस बनाए राइट्स में और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें। और जो सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी है मतलब सेक्शन 163 ऑफ बीएनएसएस, ये रेमेडियल और प्रिवेंटिव दोनों की ही नेचर का है। ओके। तो सेक्शन 163 बात करता है अर्जेंट केसेस में जहाँ पर न्यूसेंस को रोकने के लिए या फिर जो डेंजर का एप्रीहेंशन है उसको रोकने के लिए ऑर्डर पास किया जा रहा है इमीडिएटली। ओके। और मंजूर हसन वर्सेस मोहम्मद जामन के केस में कहा गया कि जो ये सेक्शन है ये किस लिए है, ये पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए है, और ये कोई टाइटल डिसाइड करने के लिए नहीं है। जो प्राइवेट राइट्स होते हैं उसे टेम्परेली ये एन्यूल्ड कर देता है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है कि सोसाइटी में पीस मेंटेन रहे। और ये ड्यूटी किसकी है, तो डीएम की है, एसडीएम की है, या फिर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिससे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एम्पावर किया गया है उनकी है। ओके। सबसेक्शन 1 कहता है इन केसेस वेयर इन द ओपिनियन ऑफ अ डीएम, एसडीएम or any other executive magistrate specially empowered by state government in this behalf, there is a sufficient ground for proceeding under this section and immediate prevention or speedy remedy is desirable. तो मतलब सफिशिएंट ग्राउंड होने चाहिए ऑर्डर पास करने के लिए, और ऐसे सर्कमस्टांसेस होने चाहिए कि इमीडिएट रेमेडी की ज़रूरत है,
इमीडिएटली ऐसा न्यूसेंस को प्रिवेंट करने की ज़रूरत है, इमीडिएटली डेंजर को प्रिवेंट करने की ज़रूरत है, ऐसे सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, इतने सफिशिएंट ग्राउंड होने चाहिए। Such magistrate may, by a written order stating the material facts of the case and served in the manner provided by Section 153, direct any person to abstain from a certain act or to take certain order with respect to the certain property in his possession or under his management. तो यहाँ पर अगर सफिशिएंट ग्राउंड होते हैं तो मजिस्ट्रेट रिटन ऑर्डर देंगे। ये रिटन ऑर्डर उस मैनर में सर्व होगा जो सेक्शन 153 में बताया गया है, और कोई पर्सन को वो एब्सटेन कर सकते हैं या फिर रिक्वायर कर सकते हैं कि कोई प्रॉपर्टी है उसके मैनेजमेंट में, उसके कंट्रोल में, उसके रिगार्डिंग कोई डायरेक्शंस दे सकते हैं। If such magistrate consider that such direction is likely to prevent or tends to prevent obstruction, annoyance or injury to any person lawfully employed, or danger to human life, health, safety, or disturbance of public tranquility और a right or an affray। तो जब मैजिस्ट्रेट यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हैं किसी पर्सन को कि वो कोई एक्ट ना करे या फिर एब्सटेन करे किसी एक्ट को, मतलब कोई एक्ट ना करे, या फिर उसके रिस्पेक्ट उसके पोजेशन में कोई प्रॉपर्टी है उसको उसे कैसे मैनेज करना है, इसके रेफरेंस में मैजिस्ट्रेट कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, तो वो डायरेक्शन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको लगता है इस डायरेक्शन से क्या होगा, कोई डेंजर है, कोई ह्यूमन लाइफ को या फिर सेफ्टी हो पाएगी या फिर डिस्टरबेंस नहीं होगा, राइट नहीं होगा, एफरे नहीं होगा। तो जब उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें प्रिवेंट हो पाएंगी, इसलिए वो ऐसा ऑर्डर दे रहे हैं कुछ ना करने के लिए, या फिर कोई पर्सन है जिसके पोजेशन में कोई प्रॉपर्टी है, उसको किस तरीके से उस प्रॉपर्टी को मैनेज करना है, किस तरीके से उस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, उसको लेकर कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, तो वो इस पर्पज़ से दे सकते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में in cases of emergency or in cases where the circumstances do not admit of serving in due time of notice upon the person against whom the order is direct be passed ex parte। तो सबसेक्शन 2 ये कहता है जहाँ पर एमरजेंसी है कि तुरंत ऑर्डर पास होना चाहिए। अगर समन अगर ऑर्डर सर्व किया जाएगा तो जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई न्यूसेंस था उसको रोकना था, अब अगर हम ऑर्डर उस पर्सन को जाकर देंगे तो टाइम लग जाएगा और वो जो न्यूसेंस है वो कमिट हो जाएगा, या फिर कोई डेंजर है तो वो इवेंट जो इंसिडेंट है वो हो जाएगा। तो मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है नोटिस का वो ही डिफीट हो जाएगा। तो क्या किया जाएगा, तो एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। यूजुअली क्या होता है, दोनों पार्टीज़ को सुना जाता है उसके बाद ऑर्डर पास होता है, या जिसके अगेंस्ट दिया जा रहा है ऑडी अल्टम पार्टम, तो मतलब जो नेचुरल प्रिंसिपल है कि दूसरी पार्टी को सुनकर ही ऑर्डर पास होता है, यूजुअली ये होता है। पर यहाँ पर एमरजेंसी है, इसलिए दूसरी पार्टी जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो रहा है उसको बिना सुने ही जब ऑर्डर पास कर दिया जा रहा है तो उसको एक्स पार्टे ऑर्डर कहा जा रहा है। तो एक्स पार्टे ऑर्डर भी क्या हो सकता है, पास हो सकता है। फिर सब सेक्शन 3 कहता है एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन मे बी डायरेक्टेड टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और टू persons residing in a particular place or area or to the public generally when frequenting or visiting a particular place और एरिया। तो सबसेक्शन 3 बताता है कि ऑर्डर किन लोगों पर हो सकता है, किन लोगों को ऑर्डर दिया जा सकता है। किसी इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे या तुम ऐसा करोगे, तो क्योंकि न्यूसेंस ना हो, इंजरी ना हो, सेफ्टी बनी रहे, पीस बना रहे, तो मतलब किसी इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है। या फिर वो लोग जो किसी पर्टिकुलर एरिया पे रहते हैं, पर्टिकुलर प्लेस पे रहते हैं, उनके लिए भी ऑर्डर पास हो सकता है। जैसे कोई लोकेलिटी हो गई तो सिर्फ एक लोकेलिटी के लिए ये ऑर्डर है कि आप लोग यहाँ पर ऐसे रहेंगे, ये एक्ट नहीं करेंगे। तो एक लोकेलिटी के लिए हो सकता है जहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस पर या एरिया पे वो लोग रह रहे हैं, या फिर पब्लिक जनरली कोई जगह है जहाँ पे पब्लिक विजिट करती है तो वहाँ पर, जैसे कोविड के टाइम हुआ था तो कोई गली मोहल्ले बंद थे, कुछ नहीं बंद थे, तो एक जगह पर हो गई, या फिर कोई
पब्लिक प्लेस हो गई जहाँ पर जनरली ऑर्डर दिया गया था कि यहाँ पर इतना डिस्टेंस पे लोग रहेंगे, मास्क लगा कर रहेंगे, तो ऐसा हो सकता है। यहाँ पर जो ऑर्डर पास होता है वो सिर्फ ये ऑर्डर नहीं होता है कि कुछ लोग हैं, 5 6 7 लोग हैं, वो असेंबल नहीं होंगे एक साथ, नहीं, ऐसा ऑर्डर नहीं होता है। इसके अलावा भी ऑर्डर हो सकता है जो अभी हमने पढ़ा। ओके, फिर सबसेक्शन 4 कहता है कि ऑर्डर कितने दिन तक के लिए इन्फोर्स रहेगा, मतलब इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो बोला जा रहा है कि जो भी ऑर्डर है, जब से ऑर्डर दिया गया है तब से 2 महीने तक के लिए होगा मैक्सिमम। तो जिस दिन ऑर्डर दिया गया है उस दिन से 2 महीने तक के लिए होगा। प्रोवाइडेड दैट इफ if the state government consider necessary to do so for preventing danger to human life, health or safety, or for preventing a riot or any affray, it may by notification direct that an order made by a magistrate under this section shall remain in force for such further period not exceeding 6 months from the date on which the order made by a magistrate would have, but for such order expired एज इट मे स्पेसिफाई इन द सेट नोटिफिकेशन। ओके, तो ये बोला जा रहा है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट है उसको लगता है कि जो ये ऑर्डर है इसे फर्दर एक्सटेंड कर देना चाहिए, मतलब 2 महीने से ज़्यादा लागू करना चाहिए। तो जैसे 2 महीने लागू रहा और फिर उसके आगे वो 6 महीने और के लिए वो लागू कर सकते हैं, और अगर उन्हें ये ऑर्डर हटाना है तो फिर उसी ऑर्डर में स्पेसिफाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने तक ही करें, 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कितने भी दिन के लिए कर सकते हो, उसमें स्पेसिफाई कर देंगे वो। और कब से 6 महीने काउंट होगा, जब वो 2 महीने ख़त्म हुआ है उसके आगे जब वो फर्दर एक्सटेंड करा है स्टेट गवर्नमेंट, तो 2 महीने बाद से आगे 6 महीने काउंट किया जाएगा। ओके, सबसेक्शन 5 कहता है एनी मैजिस्ट्रेट में ईदर ऑन हिज ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन अग्राइव्ड resigned or alter any order made under this section by himself or by magistrate subordinate to him or by his predecessor in office। तो वहाँ जहाँ पर कोई पर्सन है जो इस ऑर्डर से अग्राइव्ड है, जिसको लग रहा है कि ऑर्डर से उसके राइट का वायलेशन हो रहा है या फिर वो अग्राइव्ड है किसी भी तरीके से, और वो एप्लीकेशन देता है मजिस्ट्रेट को, तो वो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, उस ऑर्डर को रिसाइन कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये कहता है सबसेक्शन 5। फिर सबसेक्शन 6 कहता है द स्टेट गवर्नमेंट में ईदर ऑन इट्स ओन मोशन or on the application of any person aggrieved to resign or alter the order made by it under subsection 4 proviso to the subsection 4। ओके, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट या तो अपनी मर्जी से ओन मोशन या फिर एप्लीकेशन जो अग्राइव्ड के द्वारा दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट भी रिसाइंड कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है उस ऑर्डर को जो उसने सबसेक्शन 4 के प्रोविज़ो के अंदर दिया है। मतलब जहाँ पर उसने 2 महीने के बाद आगे 6 महीने के लिए ऑर्डर बढ़ाया है स्टेट गवर्नमेंट ने, उस ऑर्डर के रेफरेंस में स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, रिसाइंड कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। सबसेक्शन 7 कहता है वेयर एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 इज रिसीव्ड द मैजिस्ट्रेट और द स्टेट गवर्नमेंट as the case may be shall afford to the applicant an early opportunity of appearing before him or it either in person or by advocate and showing cause against the order। ओके, तो जहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, चाहे भले वो मजिस्ट्रेट के पास हो रही हो या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो रही हो, तो जो एप्लीकांट है वो अपेयर हो सकता है मजिस्ट्रेट के आगे या फिर स्टेट गवर्नमेंट के आगे, जिसको भी उसने एप्लीकेशन दी है, इन पर्सन हो सकता है और अपने एडवोकेट के थ्रू भी हो सकता है। शो कॉज करेगा ना, क्यों चाहता है कि इस ऑर्डर में बदलाव लाए जाएं या फिर इस ऑर्डर को हटाया जाए, वापस लिया जाए, तो शो कॉज करने के लिए वो सामने अपेयर हो सकता है। and if the magistrate or the state government as the case may be reject the application wholly or in part, he or it shall record in writing the reason for doing so। तो अगर मजिस्ट्रेट या फिर स्टेट गवर्नमेंट उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, या तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं या फिर
पार्शली उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, तो वो रीज़न रिकॉर्ड करेंगे कि वो क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। अग्राइव्ड है कोई पर्सन इस ऑर्डर से और वो कह रहा है कि इस ऑर्डर को रिसाइंड कर दो या फिर ऑल्टर कर दो, और जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर मजिस्ट्रेट है जिसके सामने भी वो एप्लीकेशन लेकर गया, वो क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहे हैं उसके एप्लीकेशन को। तो क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, ये क्या करेगा मजिस्ट्रेट या फिर स्टेट गवर्नमेंट राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे रीज़न। ओके। उसके बाद एक केस है आचार्य जगदीश वर्धन अवधूत वर्सेस पुलिस कमिश्नर। अवधूत है, सॉरी, अवधूत वर्सेस पुलिस कमिश्नर का केस है। तो इस केस में क्या बोला गया, इस केस में बोला गया कि जो ये ऑर्डर है बार बार इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया जा रहा है। मतलब जैसे कि एक बार लागू हुआ, फिर उसको रिन्यू कर दिया, फिर रिन्यू कर दिया, फिर रिन्यू कर दिया। तो ये जो री इशूइंग ऑफ ऑर्डर अगेन एंड अगेन है, ये पावर का अब्यूज़ है, इस केस में ये बोला गया। तो गाइस, मुझ आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।